हेलो। हाँ जी दोस्तों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन। अगर हम बिजोलिया किसान आंदोलन के सन की बात करें कि ये कब हुआ था, तो उसका आंसर हो जाएगा, ये आता है 1857 से 1941 तक चला था। कब तक चला था? 1997 से 1941। अगर हम इनके बीच में ईयर का गैप करेंगे तो ये हमारे पास आता है 44 वर्ष। क्या आता है? 44 वर्ष तक ये आंदोलन चला था। तो लिख लेते हैं, सबसे पहला बिंदु ही हमारे पास क्या हो जाएगा कि 44 वर्षों तक चलने वाला भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन क्या है? 44 वर्षों तक चलने वाला भारत का, राजस्थान का नहीं, ये भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। क्या है? सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। क्यों? क्योंकि ये 1957 से लेके, सॉरी, 1897 से लेके कब तक चला है? 1941। इन दोनों के बीच का अगर हम गैप करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 44 वर्ष। इसके बारे में अगला बिंदु आता है कि यह भारत का सबसे व्यापक यानी सबसे बड़ा, शक्तिशाली और अहिंसात्मक किसान आंदोलन है। हिंसा इसमें बिल्कुल भी नहीं की गई थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे भारत का सबसे व्यापक, कैसा है ये है भारत का सबसे व्यापक, शक्तिशाली भी मान बोल सकते हैं इसको। सबसे व्यापक का अर्थ होता है बहुत विस्तृत रूप में फैला हुआ, शक्तिशाली और कैसा ये, और ये अहिंसात्मक है। कैसा है? अहिंसात्मक किसान आंदोलन है। क्या है? अहिंसात्मक किसान आंदोलन है। तो हमने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में स्टार्टिंग में 2 पॉइंट पढ़े हैं। 1897 से 1941 तक चला था। इन दोनों के बीच अगर हम देखेंगे तो 44 वर्षों तक चलने वाला भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन। और ये इतना बड़ा था, इतना इसे बड़ा था कि इसको व्यापक, शक्तिशाली और ये एक प्रकार से क्या था, इसमें हिंसा बिल्कुल भी नहीं हुई थी, इसलिए इसे अहिंसात्मक किसान आंदोलन की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि ये जो बिजोलिया ठिकाना है ये क्या है, इसके संबंध में क्या क्या आता है, हम बात कर लेते हैं बिजोलिया के बारे में। किसके बारे में चर्चा करते हैं? बिजोलिया के बारे में। बिजोलिया के बारे में देखे तो ये क्या था? ये था मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना था। क्या था? मेवाड़ राज्य का ठिकाना। और वो भी ठिकाना कैसा? वो भी ठिकाना था ए श्रेणी का, यानी उस समय के जो श्रेणियां हुआ करती थी उसमें टॉप क्लास श्रेणी का ये ठिकाना हुआ करता था। अगर हम वर्तमान की बात करें कि ये वर्तमान में बिजोलिया जो है वो कहाँ पर है, तो वर्तमान में ये पड़ता है भीलवाड़ा जिले में। कहाँ पर? भीलवाड़ा में ये वर्तमान में पड़ता है। वहीं अगर हम इसके उपनाम की बात करें, क्या है बिजोलिया का, अगर हम उपनाम देखें, इसका उपनाम क्या आता है? तो इसका जो उपनाम आता है वो है ऊपर नाम करके। क्या है? ऊपर नाम बिजोलिया का एक और अन्य नाम भी है। वहीं अगर हम बात करें कि इसके प्राचीन नाम क्या आता है, बिजोलिया का अगर हम प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम हमें मिलता है विजयावल्ली करके। क्या है? विजयावल्ली करके इसका है जो प्राचीन नाम मिलता है। ये जो बिजोलिया जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर मतलब ये किसको मिला हुआ था? मतलब ये पहले तो एक नॉर्मली था। जब खानवा का युद्ध हुआ था, तो खानवा का युद्ध किन किन के बीच में? खानवा का युद्ध हुआ था जो बाबर थे ना, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। तब यहाँ के जो एक ठिकानेदार हुआ करते थे, मतलब जगनेर के एक ठिकानेदार हुआ करते थे जिनका नाम मिलता है अशोक परमार। क्या है? अशोक परमार। तो वो खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता करने के कारण अशोक परमार को ये बिजोलिया ठिकाना है जो दे दिया जाता है। क्या था? दे दिया जाता है। तो लिख लेते हैं, खानवा के युद्ध में, कौन सा युद्ध है? खानवा के युद्ध में
वीरता दिखाने वाले, वीरता दिखाने वाले गजनेर के निवासी, कहाँ के निवासी है ये, गजनेर के निवासी अशोक परमार, अशोक परमार को यह ठिकाना दिया गया था। तो यह ठिकाना महाराणा सांगा ने महाराणा सांगा ने क्या किया है, इस ठिकाने को बेट किया था। किसको बेट किया है, वो बेट किया है अशोक परमार को। किसको दिया है, अशोक परमार को भेंट किया है। ये अशोक परमार की अगर हम बात करें तो ये मूलतः है, वो कहाँ के रहने वाले थे, मूलतः यानी इनका जो बचपन का गांव बोल सकते हैं, या मूलतः यानी जहाँ के ये पहले निवासी थे, वो मूलतः है ये जगनेर, जगनेर भरतपुर में जो जगह पड़ती है वहां के ये क्या थे, वहां के ये निवासी थे, या मूलतः वे वहां के थे। तो हमने इस स्लाइड में क्या क्या बातें की है, तो हमने इस स्लाइड में बातें की है कि मेवाड़ राज्य का ठिकाना था बिजोलिया, जो कि ए श्रेणी का था। वर्तमान में ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इसके उपनामों की चर्चा करें तो इसका उपनाम, उप से देखो ऊपर नाम हो गया। वहीं अगर हम इसके प्राचीन नाम की बात करें तो विजयावल्ली आता है। खानवा के युद्ध में वीरता दिखाने वाले गजनेर के जो शासक है या गजनेर के जो निवासी है अशोक परमार को यह ठिकाना महाराणा सांगा ने क्या किया है, भेंट किया है। ही अगर हम बात करें कि ये जो अशोक परमार ये कहाँ के निवासी थे, तो ये मूलतः जो है वो गजनेर के निवासी थे, लेकिन खानवा के युद्ध में ये गजनेर के शासक या फिर गजनेर के निवासी हुआ करते थे। और उसके बाद ये इनको जो है महाराणा सांगा ने बिजोलिया का जो ठिकाना है वो भेंट कर दिया था। आगे बिजोलिया के बारे में अगर हम और बिंदु देखें तो बिजोलिया में है जो कौन किस जाति के किसान थे, तो किस जाति के किसान थे, धाकड़ जाति के। कौन सी जाति के किसान थे, धाकड़ जाति के। यहाँ पर जो है किसान निवास करते थे धाकड़ जाति के। और हमने किसान कहाँ पर पढ़े हैं, तो देखो ब से दोनों ब के अंदर ही धाकड़ जाति के किसान हुआ करते थे। ब से हमने पढ़ा है, अभी हम बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं तो उसमें भी धाकड़ जाति के किसान होंगे। और एक हम पीछे पढ़ के आए हैं बेंगू किसान आंदोलन, जिसमें भी बेंगू जो कि चित्तौड़गढ़ में जगह पड़ती है वहां पर भी धाकड़ जाति के जो है किसान हुआ करते थे। इस आंदोलन होने की अगर हम प्रमुख बात करें तो वो आती है लगान। क्या है प्रमुख कारण, अगर हम देखें तो प्रमुख कारण में आती है सबसे पहले लगान। जो टैक्स है वो ऊंची हुआ करती थी। लाटा कोटा, एक वहां की लाटा कोटा पद्धति हुआ करती थी, वो भी इसका प्रमुख कारण था। और एक होता है बेगारी, यानी बिना मतलब एक प्रकार से वो बेगारी प्रथा भी प्रचलन के कारण ये किसान आंदोलन तेजी से हुआ था। वहीं अगर हम बात करें तो लगान कितने हुए करते थे, लगान होते थे 86 प्रकार के कर हुआ करते थे। कितने टाइप के, यहाँ पर लगान 86 प्रकार के टैक्स हुआ करते थे जिनको देने में किसान असमर्थ थे, जिसके कारण ये जो किसान आंदोलन है वो तेजी से बन पाता। एक पद्धति आती है लाटा, लाटा का एक देखो लाटा और एक होती है कूटा पद्धति। मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये है एक खेत, क्या है ये एक फसल का खेत है। मान लेते हैं कि ये क्या है, ये एक फसल का खेत है। अगर इस फसल को एक यहाँ से देखो, यहाँ पर एक निरीक्षक आया हुआ है, ये कौन है, निरीक्षक। अगर वो डायरेक्ट इस खेत को देख के बोले कि आपका जो मतलब आप इतना टैक्स दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो कुंटा पद्धति हो जाएगी। अगर इससे इससे हमने क्या निकाल लिया, इसने इस खड़ी फसल से हमने अनाज निकाल लिया। और अगर अनाज को देख के वो निरीक्षण करता, टैक्स का निर्धारण करे, उस पद्धति को कहा जाता था लाटा। तो समझ गए होंगे लाटा कूटा पद्धति क्या है। लाटा का अर्थ होता है कटी हुई फसल,
या मतलब कटे हुए, मतलब एक प्रकार से पूरा का पूरा जो अनाज निकल गया उसके बाद निर्धारण किया जाता था, और जो कुंटा पद्धति है वो खड़ी फसल के ऊपर वो क्या है, टैक्स का निर्धारण किया जाता था। वही अगर हम बेकारी प्रथा की बात करें तो बेकारी का अर्थ होता है बिना वेतन के, यानी बिना वेतन के किसी को भी जितनी चाहे उतनी मजदूरी करवाना ही बेकारी प्रथा या बेगार कहलाती है। अब हम दोस्तों बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उसके चरण देख लेते हैं। क्या देखते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन के कितने चरण हुआ करते थे। तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो मुख्य रूप से 3 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में हुआ था। एक प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण की बात करते हैं। क्या करते हैं? तृतीय चरण की बात यहाँ पर आती है। अगर हम प्रथम चरण का अगर हम कार्यकाल देखें तो ये शुरू होता है, आंदोलन कब से शुरू हुआ था? 1857 को शुरू हुआ था। 1857 से लेके 1916 तक जो बिजोलिया किसान आंदोलन का है जो प्रथम चरण कहलाता है। वहीं अगर हम द्वितीय चरण की बात करें तो ये शुरू होता है 1916 से 1927 तक। और वहीं अगर हम तीसरे चरण की बात करें तो ये चरण शुरू होता है 1927 से लगा के 1941 तक। तो हमने देखा कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसको मुख्य रूप से 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला चरण 1857 से 1916 के बीच में, द्वितीय चरण। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे मतलब किस तरीके से जो प्रथम चरण में कौन कौन से व्यक्तित्व सामने आते थे। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ये होता है कि प्रथम चरण 1894 में बिजोलिया के ठाकुर, सबसे पहले ठाकुर कौन थे? यहाँ के ठाकुर थे गोविंद सिंह। कौन है? गोविंद सिंह। ये ठाकुर है जो कि पहले सबसे पहले ठाकुर हुआ करते थे। इसके बाद 1903 में एक ठाकुर आते हैं जिनका नाम आता है कृष्ण सिंह आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? कृष्ण सिंह। ये दूसरे ठाकुर हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि इसके समय लगभग 86 प्रकार के जो टैक्स है वो लागू हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने एक टैक्स और लगा दिया जिसका नाम आता है चवरी कर। मतलब जो जिस भी लड़की की मतलब एक प्रकार से वो विवाह वगैरह होता है तो जो चवरी सजाई जाती है ना, उसके ऊपर ये टैक्स लिया करते थे, जो कि प्रारंभ में 5 रुपए था और अधिकतम 13 रुपए हुआ। इसी का विरोध प्रकट करने के लिए गिरधारीपुरा गांव में भीलवाड़ा में एक गंगाराम धाकड़ करके आते हैं। कौन है? देखो, गिरधारीपुरा एक जो गांव है वो भी प्रथम चरण के अंतर्गत ही आता है। गिरधारीपुरा गांव में जो गंगाराम धाकड़ है, गंगाराम धाकड़, इसके मृत्यु भोज पर सब लोग इकट्ठा होते हैं और बैठक में चर्चा करते हैं। और यहाँ पर 2 व्यक्ति आते हैं। एक आते हैं नानजी भाई या नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। कौन कौन है? नानजी पटेल और जो ठाकरे पटेल है, ये दोनों कौन है? ये पटेल है। इनको कहाँ भेजा जाता है? इनको भेजा जाता है मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी के पास भेजा जाता है। लेकिन वहां पर जो फतेह सिंह जी है उन्होंने इनके ऊपर कुछ विचार वगैरह नहीं किए, जिससे फिर भी मतलब एक तरीके से वे मतलब वो ठाकुर वो एक यहाँ पे 1906 में जो ये होता है ना चवरी कर, उसको समाप्त कर दिया जाता है। फिर एक नया जागीरदार आता है जिसका नाम मिलता है पृथ्वी सिंह। कौन आते हैं? पृथ्वी सिंह। इन्होंने एक और नया कर, मतलब जो नया जागीरदार बनता है तो उनको जो तलवार बंदाई कर है वो मेवाड़ के महाराणा को देना पड़ता है। लेकिन जो पृथ्वी सिंह जो नए ठाकुर बने हैं वो क्या करते हैं कि वो ये जो टैक्स का जो भार है वो किसानों के ऊपर डाल देते हैं कि आप इसको करो करके। तो इस तरीके से इसका जो विरोध है वो 3 लोगों के द्वारा किया जाता है। एक आते हैं साधु सीताराम। कौन है? साधु सीताराम के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। और एक जो विरोध किया जाता है वो फतेह सिंह, फतेह करण चारण, क्या नाम है? फतेह करण चारण के द्वारा यहाँ विरोध किया जाता है। और एक विरोध किया जाता है ब्रह्मदेव के द्वारा। ये 3 जो नाम मिलते हैं उनके द्वारा
यहाँ पर जो है क्या किया जाता है, विरोध प्रकट किया जाता है। इस कारण इन तीनों को, कौन कौन, साधु सीताराम, फतेहकरण और ब्रह्मदेव को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया जाता है। फिर साधु सीताराम जो दास है, इन्होंने मंत्र मित्र मंडली संगठन बनाया और डंका नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। इस तरीके से ये जो किसान आंदोलन है, जिसका प्रथम चरण इस तरीके से अपने चरम सीमा पर जाता है। धीरे धीरे 1916 की बात आ जाती है। 1916 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जो है जुड़ जाते हैं। कौन जुड़ते हैं? विजय सिंह पथिक है जो इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। विजय सिंह पथिक ने एक संगठन बनाया जिसका नाम आता है, क्या नाम मिलता है, 1917 के आसपास बनाते हैं। इसका नाम मिलता है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, इसका नाम आता है किसान पंचायत और ऊपरमाल पंच बोर्ड। इन दोनों की जो है स्थापना की जाती है। वही जो ऊपरमाल पंच बोर्ड है, इसका अध्यक्ष या सरपंच की बात करें तो वो नियुक्त किया जाता है विजय सिंह पथिक के द्वारा। मन्नाराम पटेल को नियुक्त किया जाता है। किनको नियुक्त किया जाता है? वहीं अगर हम आगे देखें इसके बारे में, मन्नाराम पटेल को नियुक्त किया अध्यक्ष। फिर यहाँ पर एक प्रताप नामक समाचार पत्र आता है जो कि किसका था? गणेश शंकर विद्यार्थी का था। किनका था? गणेश शंकर जो विद्यार्थी हुआ करते थे, उनका ये समाचार पत्र हुआ था और ये कानपुर से निकलता था। इस समाचार पत्र में भी जो किसान आंदोलन को है वो पूरे भारत में चर्चा का विषय है जो बनाया जाता है। इसके बाद अगले यहाँ पर आते हैं माणिक्य लाल वर्मा। कौन आते हैं? माणिक्य लाल जो वर्मा जी है वो यहाँ पर गीत लिखते हैं जिसका नाम आता है पंचीड़ा गीत, जो कि वर्मा जी के द्वारा लिखा गया। दूसरे चरण में ही एक आयोग बनता है जिसका नाम है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। क्या है? बिंदुलाल आयोग यहाँ पर गठन किया जाता है लगभग 1919 के आसपास, जो कि द्वितीय चरण की ही बात है। इसके जो सदस्य हुआ करते थे वो ठाकुर अमर सिंह, अफजल अली और जो बिंदुलाल भट्टाचार्य वो इस आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। इनका गठन क्यों किया गया था? क्योंकि बिजोलिया के किसानों की मांगों की जांच करने के लिए किया गया था। इस आयोग ने मांगों को तो सही ठहरा दिया, लेकिन इसके ऊपर भी आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसी के साथ साथ एक राजस्थान सेवा संघ का गठन होता है। किसका होता है? राजस्थान सेवा संघ। ये भी 1919 में ही गठित होता है। प्रारंभ में इसका मुख्यालय जो है जो कि वर्धा में रखा जाता है, जो कि विजय सिंह पथिक के द्वारा ये गठित संस्था है। फिर वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ करता था और यही इसका जो मुख्यालय है 1920 में ये अजमेर में ट्रांसफर करवा देते हैं ट्रांसफर करवा देते हैं। फिर 1922 में एक रॉबर्ट हॉलैंड करके एक अंग्रेज अधिकारी को यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। किसको? अंग्रेज अधिकारी हॉलैंड को नियुक्त किया जाता है और ये भी समझौता करने में असफल हो गए। तो इस तरीके से 1927 में ये दूसरा चरण भी समाप्त हो जाता है। वहीं अगर हम तीसरे चरण की बात करें, तीसरा चरण 1927 से 1941 के बीच में चला था। कब से कब तक चला है? 1927 से 1941 के बीच में। और यहाँ पर जो अध्यक्ष करने वाले थे वो सबसे पहले करते हैं जमनालाल बजाज, जिसे गांधी जी का पांचवा पुत्र भी कहा जाता है। इन्होंने अक्षय तृतीया के दिन 1931 में सत्याग्रह आंदोलन चलाया। क्या चलाया? सत्याग्रह आंदोलन चलाया। मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री है सुखदेव ने इनके साथ समझौता तो कर लिया। किसने समझौता किया है? सुखदेव जी, जो कि मेवाड़ के उस समय के पीएम हुआ करते थे। लेकिन इन्होंने समझौते को सही तरीके से नहीं माना, जिसके कारण यह आंदोलन वापस उग्र हो गया। इस वापस जो उग्र हुआ है इसका नेतृत्व किया था माणिक्य लाल वर्मा जी ने। इन्होंने नेतृत्व किया है, माणिक्य लाल वर्मा जी ने इसका पूर्ण नेतृत्व किया। इन माणिक्य लाल वर्मा जी को
कुंभलगढ़ दुर्ग में कैद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग में कैद कर दिया जाता है। इनके साथ ही एक होते हैं नारायण पटेल, जिनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके कारण जो जनता है वो तेज रूप से उग्र हो जाती है और कहती है या तो नारायण पटेल को छोड़ो या हम सबको पकड़ो। इस तरीके से जो मेवाड़ के अगले पीएम होते हैं वो सर टी राघवाचार्य होते हैं। कौन होते हैं? अगले जो पीएम होते हैं वो राघवाचार्य आते हैं। इन्होंने अपने एक जो मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम है मोहनलाल मेहता। कौन है? मोहनलाल मेहता। इनको बिजोलिया भेजा और किसानों के साथ समझौता करने के लिए राजी हो गए और ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। किसानों की जो सारी मांगे हैं वो यहाँ पर मान ली जाती है। तो दोस्तों, मुझे पता है कि ये जो किसान आंदोलन है इससे डेली डेली मतलब हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन बनता है। इसलिए हम जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो आशा करता हूँ, चलिए अब हम नोट्स मेकिंग पैटर्न के ऊपर धीरे धीरे बनाने का प्रयास करते हैं। अच्छा दोस्तों, जनक से संबंधित कुछ प्रमुख मतलब क्वेश्चन बनते हैं। क्या है? जनक से संबंधित कुछ प्रमुख है जो किसान आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है और ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के किसान आंदोलनों का जनक कौन है? क्या है? राजस्थान के किसान आंदोलनों का जनक कौन है? और एक क्वेश्चन बनता है बिजोलिया किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कौन है? क्या है? बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कौन है? और अगला क्वेश्चन बनता है कि वो मैं अगली स्लाइड में लिख लेता हूँ। तो दोस्तों, हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन है। इसका जो आंसर रहेगा, राजस्थान के अगर हम किसान आंदोलनों के जनक की बात करेंगे तो उसमें हम लिखेंगे कि राजस्थान में किसान आंदोलनों के जनक है वो है विजय सिंह पथिक जी है। कौन है? विजय सिंह पथिक है जो राजस्थान के किसान आंदोलनों के जनक है। वहीं अगर हम बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक की बात करेंगे तो वो मिलेंगे, वो नाम हमें मिलता है साधु सीताराम दास। कौन है? साधु सीताराम दास। अरे हाँ, ये वही है, अभी हमने चर्चा की है ना। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो पृथ्वी सिंह जी के द्वारा जो तलवार बंदाई कर का विरोध किया था, तो इस तरीके से ये बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक माने जाते थे। एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो आता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का सफल नेतृत्वकर्ता व नायक क्या है? बिजोलिया किसान आंदोलन के सफल नेतृत्वकर्ता क्या है? सफल नेतृत्वकर्ता कौन थे? क्या क्वेश्चन बनता है? सफल नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा सफल नेतृत्वकर्ता तो कौन है? विजय सिंह पथिक जी है। कौन है? विजय सिंह पथिक जी है। वहीं अगर हम बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक की बात करेंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कि साधु सीताराम दास जी है। तो आशा करता हूँ कि ये तो आप समझ गए होंगे दो बातें। तो चलिए अब हम सीधा शुरू करते हैं प्रथम चरण। क्या शुरू कर रहे हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन के नोट्स मेकिंग पैटर्न के ऊपर नोट्स बना रहे हैं। आप भी नोट्स बना लीजिएगा, जिससे जो भी मतलब रिवीजन के टाइम पे एग्जाम में जब रिवीजन की बारी आती है तब हम बहुत ही जल्दी से इन सब चीज़ों को कवर कर सके। तो हमने इसका जो कार्यकाल है वो मतलब इस चरण का जो टाइमिंग है वो 1857 से 1916 के बीच में पड़ा था। प्रथम चरण की बात करें तो पहले ठाकुर कौन थे? तो जो पहले ठाकुर हुआ करते थे वो हुआ करते थे, पहले ठाकुर कौन थे? राव गोविंद सिंह जी थे। कौन थे? राव गोविंद सिंह। राव गोविंद सिंह जी जो थे वो
पहले ठाकुर हुआ करते थे। इनके बाद इनकी जगह पे जो ठाकुर कौन बने, 1857 में, मतलब राव गोविंद सिंह को शिकायत नहीं थी। इसके बाद जो ठाकुर आते हैं वो कौन है, अगले जो ठाकुर हुए वो ठाकुर थे राव कृष्ण सिंह। कौन हुए, राव कृष्ण सिंह। गोविंद सिंह जी के बाद ठाकुर बने जो, अगर हम इनके इनके टाइम पीरियड की बात करें, इनके समय में कितने प्रकार के, 84 प्रकार के जो कर है वो क्या थे, लागू थे। कितने थे, 84 प्रकार के कर। ये जो ठाकुर, ये जो राव कृष्ण सिंह जी है, ये 1903 में एक नया कर लागू कर देते हैं जिससे कहते हैं चवरी कर लागू किया। क्या किया इन्होंने, चवरी कर लागू किया। कब किया है, ये किया है 1903 में। अगर हम चवरी कर की बात करें कि ये चवरी कर क्या होता है, तो ये जो चवरी कर है ये पुत्री के विवाह पर दिया जाता था। इसके विवाह पर, पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला कर, यानी एक प्रकार से अगर आपने चवरी सजाई तो उसके ऊपर टैक्स लिया जाता था। ये जो चवरी कर है ये कितने से कितना हुआ करता था, तो ये 5 रुपये से 13 रुपये तक हुआ करता था, यानी न्यूनतम 5 रुपये और अधिकतम 13 रुपये हुआ करता था। इसी के विरोध में, इसके विरोध में, चवरी कर के विरोध में, चवरी कर की तो बात नहीं, लेकिन एक जगह पड़ती है जिसका नाम है गिरधारीपुरा गांव। कौन सा गांव है, गिरधारीपुरा गांव, जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है। इस जगह पे क्या हुआ, तो यहाँ पर एक जो व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है गंगाराम धाकड़, क्योंकि धाकड़ जाति के किसान यहाँ पे सर्वाधिक थे, तो गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज के अवसर पर, कैसा अवसर है, मृत्यु भोज के अवसर पर यहाँ पर एक सामूहिक बैठक होती है। क्या होती है, सामूहिक बैठक का जो है आयोजन किया जाता है। इस सामूहिक बैठक में क्या किया जाता है, ये सामूहिक बैठक करने के पीछे अगर हम मुख्य उद्देश्य की बात करें, उसका मुख्य उद्देश्य है चौरी कर का क्या करना है, विरोध करना है। चौरी कर के विरोध के लिए, चौरी कर के विरोध के लिए इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया है, इस बैठक में अगर हम निर्णय की बात करें तो इस बैठक में निर्णय होता है, दो व्यक्ति आते हैं। कौन कौन, एक तो नाम आते हैं नानजी पटेल। कौन है, नानजी पटेल। और एक नाम मिलता है ठाकरे पटेल। कौन है, एक नाम मिलता है ठाकरे पटेल। इन दोनों को क्या किया जाता है, इन दोनों को भेजा जाता है कहाँ पर, मेवाड़ के महाराणा के पास, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास, फतेह सिंह के पास शिकायत लेके भेजा जाता है। क्या किया जाता है, शिकायत लेकर भेजा जाता है। तो इस शिकायत के कारण से क्या हुआ, इस शिकायत के कारण से जो चवरी कर है वो तो 1906 में समाप्त हो गया। क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन जो नानजी पटेल और जो ठाकरे पटेल है, इनको क्या किया गया, इनको मतलब जो वापस आए, ये जब बिजोलिया ठिकाने में वापस आए तो बिजोलिया के जो कृष्ण सिंह परमार थे, इन्होंने इनको बिजोलिया से क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। क्या किया, निष्कासित कर दिया। लेकिन एक काम अच्छा हो गया, क्या अच्छा हो गया, कि जो चवरी कर है, जो सबसे खतरनाक कर है, वो समाप्त हो गया। फिर इनके बाद जो कृष्ण सिंह जी है, हाँ जी दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो हम लोग देखते हैं जो 1906 में एक जो, ये जो कृष्ण सिंह परमार है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके बाद जो ठाकुर आते हैं वो आते हैं पृथ्वी सिंह परमार। कौन है,
जो नए ठाकुर बनते हैं वो बनते हैं पृथ्वी सिंह परमार, नए ठाकुर बनते हैं। ये क्या बने हैं? नए ठाकुर बने हैं। अगर ये जो नए ठाकुर बनते हैं तो उस समय एक प्रथा प्रचलित प्रचलित थी कि जो भी नया ठाकुर बनता है उसको तलवार बंधाई, तलवार बंधाई जो कर है, क्या है? तलवार जो बंधाई कर है वो देना पड़ता था। किसको देना पड़ता था? वो देना पड़ता था महाराणा को देना पड़ता था। किनको देना पड़ता था? महाराणा को देना पड़ता था। लेकिन जो पृथ्वी सिंह जी है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने ये भार, ये जो भार है, जो कर का जो अधिकतम जो भार है, ये किनके ऊपर डाल दिया? ये भार किसानों के ऊपर डाल दिया। किनके ऊपर डाल दिया? किसानों के ऊपर डाला। ये जो विरोध, ये जो भार है जो किसानों के ऊपर डाला है, इसका कोई ना कोई विरोध तो जरूर करेगा। इसका जो विरोध करने के लिए जो नाम मिलता है, इस कर का विरोध करने के लिए वो नाम मिलता है, सबसे पहला नाम आता है जिसने इस कर का विरोध किया था कि ये किसानों के ऊपर नहीं डालना चाहिए, ये आप अपने ऊपर दीजिए करके। तो पहला नाम आता है जो साधु सीताराम दास है। कौन है? तो सीताराम दास ने इस कर का। वहीं अगर हम बात करें और किस किसने इस कर का विरोध किया था, तो दूसरा नाम आता है। एक तो नाम हो गया साधु सीताराम दास, और दूसरा नाम आता है फतेह करण चारण। क्या नाम है? फतेह करण चारण। इन्होंने भी इस कर का विरोध किया था। और तीसरा जो नाम मिलता है वो मिलता है ब्रह्मदेव के बारे में। ब्रह्मदेव ने भी इसका जो है वो विरोध किया था। वहीं अगर हम बात करें कि कुछ बातें साधु सीताराम के बारे में आती हैं, जो मुख्य रूप से 2-3 बातें हैं वो मैं यहीं पर लिख देता हूँ। ये जो साधु सीताराम है ये क्या है? ये बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक है। कौन है? जो हमने पीछे चर्चा की है वो मैं वापस यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये बिजोलिया किसान आंदोलन के क्या है? ये जनक है। फिर अगर हम बात करें तो इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसे कहते हैं मित्र मंडली संगठन। क्या है? इन्होंने एक संगठन बनाया जिसे कहते हैं मित्र मंडली। जो संगठन है वो साधु सीताराम के दास के द्वारा बनाया गया। अगर हम इस संगठन की बात करें तो इस संगठन के द्वारा साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के किसानों में जन जागृति उत्पन्न करने का प्रयास किया। तो अगर हम संगठन बना रहे हैं तो एक न्यूज़पेपर भी हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो इनके द्वारा एक न्यूज़पेपर चलाया गया जिसे कहते हैं टंका समाचार पत्र। क्या संचालित किया गया? टंका समाचार पत्र है। ये भी साधु सीताराम जी के द्वारा ही संचालित किया गया। बिजोलिया में प्रकाशित ये हस्तलिखित समाचार पत्र हुआ करता था जो कि साधु सीताराम दास के द्वारा प्रकाशित है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब ये लोग तीनों अगर किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं, मतलब एक प्रकार से ठाकुर का विरोध कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है इन तीनों को क्या किया जाएगा? इन तीनों को बिजोलिया से क्या किया? बिजोलिया से निष्कासित कर दिया, यानी बिजोलिया से निकाल दिया गया कि आप लोग और किसी को उकसाओगे करके। तो इस तरीके से जो प्रथम चरण है वो यहाँ पर पूरा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ।